के शो में। कराची में पुलिस नौजवान का बेदर्दी से कत्ल करके घंटों में मुल्क से फरार। मुल्जिम खुर्रम निसार का एतराफी बयान सामने आ गया। पुलिस एहलकार को क्यों मारा, एतराफी बयान में होशरुबा इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आपके सामने एक अहम तरीन फुटेज रखते हैं। कुछ दिन कबल ये फुटेज वायरल हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफेंस के इलाके में एक गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की, जिस गाड़ी के ऊपर हम देखते हैं कि एक भैंस सी हमें नज़र आती है होती हुई, जिसमें एक पुलिस एहलकार नज़र आता है और एक मुल्जिम है खुर्रम निसार नज़र आता है। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो थोड़ी देर बाद भैंस के बाद दोनों तरफ से यानी जो भैंस चल रही होती है, फिर असला निकलता है और इस असले को लोड किया जाता है। फिर ये मुल्जिम गाड़ी में बैठता है, फिर बाहर निकलता है और फिर उसके बाद ये मुल्जिम इस नौजवान पुलिस एहलकार को, जिसको शाहीन फोर्स का बताया जाता है, इसको शहीद कर देता है। इस वाक़े के फुटेज के कुछ ही घंटों बाद, क्योंकि जो बयान सामने आता है पुलिस की तरफ से, जो मौक़िफ़ सामने आता है वो ये आता है कि ये आदमी एक लड़की को मुबैना तौर पर अगवा कर रहा था कराची के इलाके भोट बेसर से, और इस वाक़े के चंद ही घंटों बाद ये शख्स पाकिस्तान से फरार हो जाता है। फिर इसकी एक फोटो आती है, ये मुल्क से निकल चुका होता है और दूसरे मुल्क के स्वीडन जा चुका होता है। कहा जाता है इसके पास स्वीडिश पासपोर्ट भी था, जिस बुनियाद पर ये यहाँ से फौरी तौर पे फरार हो जाता है। आज इस हवाले से जो नया इसमें हमने देखा, एक दिन कबल ट्विस्ट आया, वो ये आया कि इस शख्स का अपना बयान जारी हुआ। खुर्रम निसार जिसका नाम है, जो स्वीडिश पासपोर्ट से ऐसे निकला, जिसको कहा जाता है कि साबिक डीसी है, उनका एक ये बेटा है और यहाँ से फरार हुआ। इसके बाद पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की, इसके ब्रदर एंड लॉ को गिरफ्तार किया, गाड़ी को सीज करने की कोशिश की, दूसरी गाड़ी में जिसमें ये फरार हुआ, जिसमें निकल गया, जिस गाड़ी को छोड़ के गया था, गाड़ी को सीज करने की कोशिश की गई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और इसके बाद शायद हमने ये भी सुना कि इंटरपोल और फॉरेन मिनिस्ट्री की सिंध पुलिस ने हेल्प ली है कि इसको यहाँ यानी पाकिस्तान वापस लेकर आया जाए। इसका एतराफी बयान सामने आया जिसमें इस मुल्जिम ने यह कहा कि इसने पुलिस एहलकार को अपने सेल्फ डिफेंस में मिसमत मार दिया, शहीद कर दिया। जरा सुनते हैं कि इस मुल्जिम ने एतराफी बयान में क्या कहा है। लेट्स हियर दिस। किडनैपिंग का इल्जाम लगाया और किडनैपिंग में ये कहते थे कि मैंने किडनैप किया बोर्ड बेसन से एक लड़की को असले के जोर पे। पहली बात तो है कि मैं बोर्ड बेसन गया ही नहीं। अगर बोर्ड बेसन में भी बहुत सारे कोई 100-200 कैमरे लगे होंगे तो एक पिक्चर या एक वीडियो भी दिखा दें बोर्ड बेसन में जो कि नजर आ जाए। और मैंने इसको अपने सेल्फ डिफेंस में शूट किया, फायर किया और वो जो मेरा इंटेंशन इसको मारना नहीं था, मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। तो इस आदमी ने तो ऐसा बयान दिया जैसे लगता है कि इसकी जान पे हमला हो गया था, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस आदमी ने अपनी गन से पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। अब जो सिनेरियो ये बना रहा है कि मेरी जान को खतरा था और मैंने तो अपने सेल्फ डिफेंस में मार दिया, और दूसरी बात कि मेरी इंटेंशन भी नहीं थी। अब शाह सलमान साहब हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, फैज़ निगार किसी इदारों के मोहताज नहीं। सैयद अख्तर अली साहब IG रह चुके हैं, खैर पख्तूनख्वा के दीगर आला पुलिस ऑफिशल्स ओहदे पे रह चुके हैं, पुलिस के हवाले से हमें अपनी माहिराना राय भी देंगे, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, आप फरमाइएगा आपको किस तरह ये हजम होती है ये बात, क्या कहानी है कि मैं सेल्फ डिफेंस से मार दिया? आपने फुटेज देखी थी, आपका तासुर क्या था पहले देखने के बाद इस फुटेज को? देखिए, वो फुटेज को देखते हुए तो वाकई कोई भी इंसान हो, कितना भी शक्की और कल्ब हो, कितना भी जो है वो बड़े दिल गुर्दे का आदमी हो, वो लरज़ कर रह जाता है, कोई भी हो। सही बात। वो जिस तरह से उसने ये वारदात की है, जिस तरह से वो बाहर निकला, जिस तरह से उसने असला लिया और टारगेट किया है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ डिफेंस में कर रहा था। आप अगर जब सेल्फ डिफेंस कर रहे होते हैं तो इस तरह नहीं कि इसको डायरेक्ट फायर नहीं करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट उसने फायर किया और उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, भागने की भी अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास सारा कुछ था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की, जान ली उसने। ये महज ये नहीं एक अटैम्प्ट था और ये जो है हो गया ऐसा ना, वो बाकायदा उसको मारना चाहता था और उसने मार दिया। और दूसरी बात ये कि उसको ये यकीन था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना कोई भी शख्स जिसको कानून का इल्म हो, जो कानून को जानता हो, वो कैसे किसी का दिन दहाड़े किस तरह से कैसे कत्ल कर सकता है?
उसने कत्ल किया उसको। अगर होश में तो फिर तो बिल्कुल भी, अगर ये नशा किया हो तो बात अलग है। मैं कहता हूं कि नशे में भी हो इंसान, कितना भी नशे में हो, तो वो कत्ल करने तक तो बहुत बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि कत्ल करने जैसी वारदात पर उतर आए। तो मैं ये समझता हूं कि असल बात उसका यकीन था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये रियासत के इदारे, ये पुलिस, ये मुल्क, ये FIA, ये इमिग्रेशन, ये सारा का सारा प्रोसेस, जब वो एक पासपोर्ट पर वापस जा रहा है और दूसरा पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, आपने नहीं बताया कि वो जो है वो स्वीडिश एयर पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो स्वीडिश पासपोर्ट पर वहाँ जो अथॉरिटी बैठी हुई जिसने मोहर लगाई है, उससे पूछे ना भाई साहब आप ये बताओ कि यहाँ पर आपने उसकी पूछा है कि आपकी एंट्री की मोहर कहाँ लगी हुई है। आप पूरे पासपोर्ट पर देखते ना कि वो यहाँ इंटर कब हुआ है, और एक आदमी जिसके पास गैर मुल्की पासपोर्ट है उसकी एंट्री की मोहर लगी हुई है तो आप उसको एग्जिट देंगे ना। अगर एंट्री की मोहर नहीं लगी तो एग्जिट क्यों कर रहे हैं आप उसको? ये सवाल है उस आदमी से, मेरे ख्याल में उस इमिग्रेशन के अफसर से, उस FIA के मुलाजिम से ये पूछा जाना चाहिए कि जिसकी एंट्री की मोहर नहीं लगी हुई जिस पासपोर्ट पर, आपने एग्जिट की मोहर कैसे लगी? अच्छा, आपने कहा आपको देख के आप लरस भी गए, और हर कोई लरस जाता है ऐसी वीडियो देख के। उसके बाद आपने दूसरी बात ये की कि आप समझ गए कि ये मामला, ये कोई आम, ये इस आदमी को ये भी पता है कि मैं ये करके निकल जाऊंगा यहाँ से, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है, और नशे में भी ऐसी वरना हरकत नहीं करता, क्योंकि उसको यकीन था अपने कनेक्शंस पे कि वो यहाँ से निकल जाएगा। यही बात है ना नजीर साहब? मैं बिल्कुल ऐसे ही समझ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि उसको इस बात की यकीन था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं बाबदल्ला हूँ, कोई कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और मैं इस तरह से निकल जाऊंगा। आसानी से निकल गया। अब हमारे ये नहीं है कि कहीं फंस गया है और हम कहें कि यार इसको यकीन तो था लेकिन देखा फंस गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो वहां से कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद एयरपोर्ट जाता है, एयरपोर्ट से निकल कर चला जाता है, हमें मालूम नहीं है वो कैसे जाता है, कौन सहूलतकारी करता है, किस तरह से सांस बिठाकर, कौन उसको लेकर गया और कौन, किसने उसको, उसकी फोटो चल रही है सारा दिन से कि ये कर रहा है, और वो कोई कुछ कई घंटों का फासला। और अगर ये फुटेज नहीं आती नजीर लगाए साहब, और ये कहानी आ जाती सामने कि मुझे पुलिस ने रोका या मुझ पे होती, ये भी कह सकता था कि मुझ पे फायरिंग करी और मैंने जवाब में फायरिंग करके, ये भी अगर ये वीडियो सामने नहीं आती हमारे CCTV तो यार वो उसका मौके माना भी जाता। और पुलिस को क्योंकि हमारा एक परसेप्शन बना हुआ, सोसाइटी का परसेप्शन, ये पुलिस खामखा कहानी घड़ती है, ये तो कहानी नहीं है, ये तो वाकया है, जो वाकया हमें नजर आ रहा है, फुटेज के अंदर नजर आ रहा है। एक कोई किसी भी बड़े मनसब का, पता नहीं ASI है, सब इंस्पेक्टर जो भी है, वो मारा जा रहा है और उसका जो है वो अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा है। वो अटैक क्या करेगा? उसके सामने कौन सी ऐसी सलाहियत थी कि वो अटैक करता? और वो अपना कुछ बता चुका होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। Exactly. इसलिए उसने ये सारी सूरत हाल महसूस तक नहीं की है और उसकी। अच्छा, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शाह सलमान साहब कहां तक आप हमारे साथ मौजूद है, बताएं कि कहां तक पहुंची है? इरफान बलोच साहब हैं DIG साउथ, कहा जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखा जा रहा है, फिर पासपोर्ट वाला मसला क्या है, किस पासपोर्ट पे गया है, किस पासपोर्ट पे आया है, ये प्लान तरीके से निकला है यहाँ से? साहब ये बताइएगा। देखिए सिफान, अगर जो बयान है वो दोहरा मेयार जो है वो इनका स्टांस को शो कर रहा है। पहले वो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने गोली मारी, सेल्फ डिफेंस में गोली मारने के बाद फर्द वहीं खड़ा रहता है और एक जनरल हेल्पलाइन है 15 उसको कॉल करके पुलिस को बुलाता है और वहां पर उसको बताना चाहिए था कि सेल्फ डिफेंस के अंदर इसको गोली मारी, लेकिन CCTV फुटेज ने जो है वो सब कुछ खोल के रख दिया है और उसने बड़े प्लान तरीके से ही जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर अपने सफरी डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए और सफरी डॉक्यूमेंट अरेंज करने के बाद जो है वो निकला पाकिस्तानी पासपोर्ट के बजाय अपने स्वीडन के पासपोर्ट के जरिए वो बाहर गया, स्वीडन का पासपोर्ट शो किया और वहां से निकलने के बाद वहां से उसने बयान दागा है। और जो हमारी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने तमाम इंक्वायरी मुकम्मल की है और अब्दुर्रहमान नामी पुलिस एहलकार को बाकायदा ऑफिशियली शहीद डिक्लेयर्ड किया है। उसकी माइनर नेग्लिजेंस को जो है वो इस एतराफी बयान में जो है वो मजीद वो क्या नेग्लिजेंस है साहब? सॉरी, नेग्लिजेंस आप कह रहे हैं, माइनर नेग्लिजेंस क्या है? माइनर नेग्लिजेंस देखिए, सबसे पहले तो पुलिस वाले को इस फर्क को डिसार्म करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, ये कोई गलती थी। उसने उसको रिलीफ दिया मुसलसल कि वो उसकी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठा। अगर ड्राइविंग सीट पे बैठा होता और डिसार्म कर लेते तो शायद ये आंदोलनाक वाकया पेश नहीं आता। लेकिन जिस स्टाइल में जो मुलजिम की बॉडी लैंग्वेज है
वो ये बता रही है कि वो रूटीन के जो रिवायती नशे होते हैं ना, उनसे हटकर वो मैथ आइस का नशा, जिसकी खुसूसियात ये है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन को जो है वो तेज चलाता है। मुबैना तौर पर उसका इस्तेमाल सामने आ रहा है मुमकिन तौर पर, क्योंकि ये मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जो तहकीकाती इदारे हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उसमें ज़राए का यही कहना है कि ऐन मुमकिन है कि ये एक्ट उसने उस नशे आइस के नशे के अंदर किया हो, ऐन मुमकिन है। हतमी तौर पर तो उसी वक्त कहा जा सकता है यदि गिरफ्तार हो और उसका मेडिकल हो क्या है ये वो करता है। लेकिन जिस स्टाइल में मुझे और आपको भी अगर कोई पुलिस एहलकार रोकता तो हम उसके ऊपर गन एम नहीं करेंगे, गन एम हमारे पास होने के बावजूद हम उसके ऊपर एम नहीं करेंगे बल्कि चलेंगे। समझ में नहीं आता कि मुलजिम ने गाड़ी को ब्रेक क्यों लगाया। ये थाने की तरफ जाना चाहता था तो ये खुद भी रास्ता अख्तियार कर सकता था, ये वहीं का रिहायशी था। इसे अगर थाने का रास्ता नहीं पता था, ड्राइविंग सीट पे ये मौजूद था, स्टीयरिंग हाथ में था, ये गूगल पे जो है वो गूगल मैप के जरिए जो है वो थाने पहुंच जा सकता था। पुलिस एहलकार के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आएंगे तो वो उन्हें थाने नहीं लेके जा रहे थे। ड्राइविंग सीट इनके हाथ में थी, पिस्टल इनके हाथ में थी, पुलिस एहलकार इनके ऊपर इन्होंने पुलिस एहलकार के ऊपर एम करके फायर किया और बॉडी पे जो है वो चेस्ट और हेड पर जो है वो इन्होंने शॉट किया है। और पुलिस एहलकार पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने पहले फायरिंग की, लेकिन वो जो गोली पुलिस एहलकार की पिस्टल से चली है वो इत्तेफाकी गोली नजर आती है। पुलिस एहलकार का बाय ताल्लुक बुनेर से है, जहां पर रिवायती तौर पर असला जो है वो हर बच्चा चलाना जानता है। तो बुनेर से ताल्लुक रखने वाला फौज अगर फायर करे और मुलजिम को डाला जाए तो ये नामुमकिन सी बात है। वो इत्तेफाकी गोली जरूर नजर आती है कि वो जाके उसने अपने सेल्फ डिफेंस से फायर किया ना, फिर तो अगर इन्होंने चलाई थी। लेकिन ये अभी है कि यहाँ पे ज्यादा कर्व की बात ये है, एक तो ये वीडियो देखना, देखिए सेल्फ डिफेंस में आप 10 से 12 सेकंड खड़े रहते हैं, गोली चली है पुलिस एहलकार के पिस्टल से इत्तेफाकी तौर पर 10 से 12 मिनट की कन्वर्सेशन हुई है जी। और मुलजिम को पता है कि इत्तेफाकी तौर पर गोली चली है, उसने उसको ड्रैग करने की कोशिश की है कि जी मैंने सेल्फ डिफेंस किया है। आप गोली पुलिस वाले की लेके 10 सेकंड 12 सेकंड तक कन्वर्सेशन करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर फायर करते हैं। लेकिन ज्यादा दर्दनाक ये भी है ना कि जिस तरह से शहीद कर दिया उसके बाद ये मुल्क से फरार भी हो गया ना। जो अभी ये तो और ज्यादा, यानी आप एक मैसेज ये दे रहे हैं कि मैं रियासत, यानी मेरे जिसके पास कनेक्शन हो वो किसी को भी मार सकता है, चाहे वो वर्दी में पुलिस ऑफिसर हो, और वो यहाँ से निकल सकता है घंटों के अंदर। ये मैसेज इस केस से ज्यादा खतरनाक हो गया। अपने डॉक्यूमेंट चेंज किए इस वजह से निकल पाए। अगर ये पाकिस्तान के सब डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते तो इतना आसान नहीं होता कि निकल पाते। और देखिए 2 से 3 घंटे में इन्होंने फ्लाइट अरेंज की है। 2 से 3 घंटे में इस मुलजिम को पहचान नहीं पाई थी पुलिस। जिस वक्त ये पहचानी, हाँ ये जरूर है कि ये 1.25 घंटे बोर्डिंग लॉन्च के बैठा रहा, फ्लाइट डिले थी, 7 बजे करीब फ्लाइट गई है, 4:15 बजे की फ्लाइट जो है वो। तो उस वक्त जो है वो उस वक्त तक मामलात यानी मुलजिम की शनाख्त सामने नहीं आ पाई थी, इस वजह से इसको फरार होने में आसानी हुई। मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पूरा प्लान करके निकले यहाँ से। इस पर हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस केस में ये मुलजिम का बयाना के सेल्फ डिफेंस में किया है, जाहिर बात है वो कहता है जी मैंने नहीं किया, मुझ पर हमला हुआ, सेल्फ डिफेंस में किया, ये हर मुलजिम करता है। अब यहाँ से हुकूमत क्या करने वाली है, ये सवाल भी उठाएंगे। हुकूमत को करना क्या चाहिए, रियासत के हवाले से मैसेज क्या गया है, पुलिस को आगे क्या करना चाहिए अपने शहीद एहलकार के लिए। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम बात कर रहे हैं एक अहम वाक़े की, एक अहम साहनिए की, जिसमें पुलिस एहलकार शहीद हो गया। और जिस मुलजिम ने शहीद किया वो ना सिर्फ उसको मारता है दंदनाते हुए, बल्कि कुछ घंटे के अंदर मुल्क से फरार भी हो जाता है। उसके लिए वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करता है, कनेक्शन इस्तेमाल करता है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको लर्जा तारी होगा, उससे ज़्यादा लर्जा तारी जब होता है जब उसकी फ़ोटो आप देखते हैं कि वो बाहर पहुँच चुका है और आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में मौजूद वो नहीं है। तो पुलिस यहाँ से ताने बाने और कनेक्शन मिला के गिरफ्तारी की कोशिश करती है। उसके कुछ रिश्तेदार गिरफ्तार भी होता है एक आध। और साथ साथ अब ये कोशिश की जा रही है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू सिंध पुलिस इस मुलजिम को पाकिस्तान लेकर आ सके। और ऐसे वक्त में मुलजिम का ये बयान सामने आना कि ये तो उसने सेल्फ डिफेंस में किया, और उसने कहा जी कि बोर्ड बेसन वो गया ही नहीं और हजारों कैमरे मौजूद हैं, अगर कोई मैं गया हूं तो आप उसकी कोई फोटो दिखा दें। सैयद अख्तर अली साहब से भी जानते हैं, साबिक आईजी हैं, पुलिस के आला ओहदेदार रहे हैं। सैयद, आपका इनिशियल रिएक्शन इस वीडियो को देखकर क्या है, और ये जो फरार हुआ है मुल्क से, इस पर भी आप मुझे बताइएगा कैसे ये लोग मैनेज कर लेते हैं।
अख्तर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तफ्तीश के साथ है, ये तफ्तीश के साथ इसका मामला है और तफ्तीश ज़ाब्ते फौजदारी में शहादत इकट्ठी करने को कहते हैं और मकसद तफ्तीश का ये होता है कि आप सच को सामने लाएं। लेकिन ये कैसे लाएंगे, इसके लिए आपने जहां पर ये वारदात हुई होती है वहां से आपने शहादत एविडेंस कलेक्ट करनी होती है और फिर मुलजिम को आपने कनेक्ट करना होता है। यहाँ तक अभी ये वीडियो है, यहाँ सिर्फ एक क्लिप नजर आ रही है जहां पर ये मुलजिम के पास पिस्टल है और वो एम कर रहा है। लेकिन अब दूसरी क्लिप ये कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्योंकि उसमें ये इल्जाम भी आए दोबारा कानून को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। अब वो क्लिप तो सामने नहीं है कि यह मामला कहां से शुरू हुआ और यहां तक कैसे पहुंचा। और फिर यहां पर मुझे इस क्लिप में जो शाहीन फोर्स है वो भी मुझे कोई नहीं नजर आ रही। उनकी मोबाइल है वो यूनिफॉर्म में है, बगैर यूनिफॉर्म में है, वो भी मुझे नहीं नजर आ रहा। तो ये सारे मामलात सिर्फ एक क्लिप पे तमाम मैं अपना एक फैसला कर दूं तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि तफ्तीश बुनियादी तौर पर गैर जज्बाती, गैर जानिबदार। पुलिस की तफ्तीश जो अख्तर साहब आपने अभी सुना हमारे नुमाइंदे से, वो बता रहे हैं कि पुलिस इस एहलकार को शहीद कह चुकी है। पुलिस एहलकार जो शहीद हुआ है यहाँ पर वर्दी में मौजूद है। मैं एक तस्दीक पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है, तफ्तीश के बाद पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है। मैं डिपार्टमेंट का मैं तो उसका तर्जुमान नहीं हूँ, मैं भी कह रहा हूँ तर्जुमान नहीं है, मैं भी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि पुलिस शहरी के कह रहा हूँ कि पहले एक क्लिप, इसके पहले भी क्लिप होंगी ना, ये कहीं से चला होगा, ये कहाँ इसको इंटरसेप्ट किया, कुर्सी की गाड़ी थी, कैसे इंटरसेप्ट किया। और जहां तक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस सेक्शन 99 पीपीसी के, लेकिन आपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इन प्रोपोर्शन जो दूसरा शख्स कितनी फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुकाबले में कर रहे हैं। अब मुझे ये सामने नहीं नजर आ रहा कि उसको कैसे रोका, किस तरह रोका, पुलिस वाले ने इस पे कोई असला एम किया था, क्या किया था, वो प्लेन क्लोज में था, अगर यूनिफॉर्म में था तो उसकी तो आइडेंटिटी थी, अगर यूनिफॉर्म में नहीं था तो फिर सवाल पैदा होता है। तो ये मेरे सामने ये चीजें, ये भी बात आप जो कह रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले के कोई फुटेजेस पस मंजर के नहीं है, तो ये इस मुलजिम ने अपने बयान में कहा है। और मैं शाहब अगर आप साथ हैं ये बताएं, क्योंकि ये कहता है कि मैं बोर्ड बेसन नहीं गया। अच्छा शाहब साथ नहीं है हमारे, चलें जी उनसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि बोर्ड बेसन में नहीं गया। तो ये नज़ीर लगारी साहब, जी अख्तर साहब आपकी तरफ भी आता हूँ। नज़ीर लगारी साहब ये फरमाएं, क्योंकि जिस तरह अख्तर साहब कह रहे हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो, हमें सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने चाहिए। नजर बज़ाहिर जो क्लिप है, आपको क्या लगता है इस बारे में कि ये, एक तो मुझे ये नहीं मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन वाले इस सिलसिले में कितनी पेशरफ्त कर चुके हैं या कौन से एविडेंसेस वो कलेक्ट कर चुके हैं। तो मैं उन्हें नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया या उन्होंने जो है वो एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किए हैं। मुमकिन है कि उन्होंने कलेक्ट किए हों और मुमकिन है वो सारा कुछ जान चुके हों, ज़्यादा तफसील से जान चुके हों चीज़ों को। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि क्लियर कट जो मैंने पहले नुकता उठाया था उसमें तो सामने क्लिप में तो यही नज़र आ रहा है, वो सामने नज़र आ रहा है और ये निकल कर फायर कर रहा है। दूसरी बात ये है कि बाहर जाते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, हमें कम से कम 4 घंटे नहीं तो 3 घंटे तक जो है हमें पहले वहाँ पहुँचना पड़ता है। फिर भी पता लगता है कि इतनी बड़ी लंबी लाइन है और फिर उसमें से गुजर कर जाना है और सारा कुछ होना है। क्या उसका टिकट जो है वो पहले से तैयार था? क्या उसको किसी ने फैसिलिटेट किया कि वो उसका किसी बगैर लाइन के वो बन गया है, उसका बोर्डिंग पास उसको मिला है, बोर्डिंग कार्ड मिला है उसको? फिर ये कि कौन सी उसने सफ़र किया, इकनॉमी में था, बिजनेस क्लास में था, कौन सी क्लास में उसने सफ़र किया? फिर ये कि कौन था जिसने इतना फैसिलिटेट किया कि उनको लेकर गया? उसकी एंट्री होती है अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट पर और वो रवाना होता है किसी और मुल्क के पासपोर्ट पर, तो क्या जो पुलिस ऑफिसर है वो चेक करता है कि जिस शख्स को मैं एग्जैक्ट कर रहा हूँ मुल्क से, क्या वो एंट्री उसकी कब हुई, किस तारीख को हुई, वो कैसे यहाँ पहुँचा है,
किस पासपोर्ट से पहुंचा, इसी पासपोर्ट से पहुंचा या किसी और पासपोर्ट से पहुंचा है, तो क्या उसने इतना तकल्लुफ़ गवारा किया कि या कोई एक ताकतवर आदमी उसके साथ चल रहा था और सारी चीज़ें आसान से होती जा रही थी। तो ये हमें देखना होगा, बहुत सी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन वालों को करनी होंगी। इन्वेस्टिगेशन की अपडेट शाह सलवार साहब ये बताएं, क्योंकि अभी अख्तर अली साहब ने भी सवाल उठाया और बड़ा रेलेवेंट भी सवाल है। अच्छा, ये आदमी भी कह रहा है कि अगर मैं बोर्ड बेसन गया तो उसकी कोई फुटेज होती मौजूद, तो इससे पहले की फुटेजेस या बोर्ड बेसन पे मौजूद या लड़की अगवा वाली फुटेज या कोई इस तरह की जो फुटेजेस हैं, ये इस बारे में पुलिस कहीं पहुंची है, आगे कोई और सिरा मिला है? इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवालात उठाते हुए हमें ये मद्देनजर रखना चाहिए कि 12 बजे के करीब ये रात में वाकया हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो फर्स्ट हाफ में ये भी डिफेंस सामने आ गई कि इसका नाम ये है, ही कैन आल्सो अप्लाई वो से इलाके में ट्रैवल कर गया है। कराची में एक मिनट दें, क्योंकि हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, तो फिर मैं आपकी तरफ इसका रिस्पांस लेता हूं। जी शाह सलमान साहब, प्लीज इफ यू कैन कंटिन्यू। देखिए सिफान, 8 घंटे के अंदर इस फर्द का नाम सामने आ जाना, इसकी रिहाइश का सामने आ जाना, वहां पे करने वाले लोगों को का गिरफ्तार हो जाना जो उसको फरार करवाने में मुआविन थे, ये इन्वेस्टिगेशन की कामयाबी ही है। अगर ये फर्स्ट हार के अंदर 1 घंटे के अंदर अगर सामने आ जाता और ये फरार होता हुआ हो जाता, तो हमें ये सवाल उठाने में जो है बड़ा वैलिड सवाल होता है कि इसको फरार होने में कैसे। शाह साहब, फरार से पहले शाह सलमान साहब ये बताएं कि ये जो पुलिस इन कंक्लूजन तक पहुंची है कि पुलिस एहलकार शहीद है, ये तो एक क्लिप है जो सामने नजर आ रहा है जिसमें दोनों की तकरार है, फिर एक गोली चलती है। उससे पहले जो ये आदमी कह रहा है कि बोर्ड बेसन में नहीं गया और ऐसा कोई फुटेज मौजूद नहीं है, हजारों कैमरे वहां मौजूद हैं, उससे पहले के क्लिप्स हैं, कोई पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है, कुछ हासिल हुए हैं कुछ? देखिए, पुलिस ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल की है, क्योंकि पुलिस एहलकार के ऊपर सवालात बहुत ज्यादा उठ रहे थे कि ये पुलिस एहलकार उसे थाने क्यों नहीं लेके गए। जब जो इंक्वायरी मुकम्मल हुई है उसमें जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक गाड़ी को ब्रेक जो है वो मुलजिम ने लगाई, क्योंकि गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा था वो मुलजिम ड्राइव कर रहा था। उसने गाड़ी को रोका, एक जगह रोका, फिर दूसरी जगह दोबारा जाके रोका। जो आपको एक मोबाइल फोन कैमरे से बनी हुई फुटेज नजर आ रही है जिसमें पुलिस एहलकार एक अंदर बैठा हुआ है और ये बाहर निकल के खड़ा हुआ बातचीत कर रहा है कि मुझे कौन से थाने लेके जाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो एक जगह स्टॉप किया उसने अपनी कार को मुलजिम ने, उसके बाद जहां पर फायरिंग हुई है वो जगह और उस जगह में फर्क है अच्छा खासा। 3 से 4 मिनट की ड्राइव के बाद उसने दूसरी जगह पे गाड़ी को रोका है, पुलिस एहलकार ने गाड़ी को नहीं रोका है। और यही चीजें जो है वो शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान के फेवर में गई हैं। और बात जो जहां तक एविडेंस अच्छा आप साथ मौजूद है, अख्तर साहब आप इस पर आपको ये बता रहे हैं 2 बार रोका गया गाड़ी को। अख्तर साहब आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अख्तर साहब, मैं ये कहूंगा कि जहां जहां इसको रोका गया और सबसे बड़ा इल्जाम कि ये इसलिए ये किसी खातून को अगवा कर रहा था, तो अगर यहाँ की फुटेज है तो वो खातून जहां पर अगवा हो रही थी वो फुटेज तो होगी, लेने का मौका मिला तो इस वजह से बना। अदरवाइज तो हर शहरी का फंडामेंटल राइट है कि वो आजादी से घूमे फिरे। अगर उनको आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कोई काबिल दस्तरअंदाज़ी जुर्म कर रहे हैं, अदरवाइज आप किसी शहरी को क्यों रोकते हैं? शाह, इसका कोई फुटेज है? देखिए, पुलिस जो है ना शक की बुनियाद पर स्टेप लेती है और शाहीनपुर के एहलकार को और अख्तर साहब आपका भी कनेक्शन री एस्टैब्लिश करते हैं, आवाज कट कट के भी आते का ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। ये सारे सवालात मुताल्लिक हैं डिफेंस फेज़ 5 के एक वाक़े पे, जहाँ पे हमने देखा कि कराची के अंदर एक सामने क्लिप आया जिसमें हमने देखा कि एक मुलजिम जो है पुलिस एहलकार पर फायर करता है, गाड़ी के अंदर दोनों की तकरार होती है, उसके बाद ये फायर होता है। इल्ज़ाम ये होता है इस मुलजिम के ऊपर कि एक लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। इस मुलजिम की एक वीडियो सामने आती है जिसमें ये सवालात उठाता है, ये कहता है कि अगर मैंने लड़की को या मैं बोर्ड बेसन के इलाके में गया तो उसका कोई फुटेज या कोई फोटो मौजूद हो CCTV में, लेकिन मैं नहीं गया। ये मुलजिम कहता है कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया। ये एक मामला है और हमने देखा है कि शहर कराची में ऐसे भी वाकयात हुए हैं जब पुलिस की
गलती से या पुलिस की जानिब से फायरिंग से स्नैप चेकिंग के दौरान लोग हलाक, लोग शहीद भी हुए, जिसपे हमने इस प्रोग्राम में उनकी फैमिलीज और उनके वर्सा के साथ कई प्रोग्राम्स भी किए हैं। अच्छा, इस पे मजीद गुफ्तगू के शाब बता रहे थे अख्तर अली साहब, उस वक्त आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ था, ये जिस तरह आपने सुन रहे थे हमें नुमाइंदे को, वो जिस तरह बता रहे थे कि पहले एक जगह रोका, फिर उससे कुछ दूर जाकर फिर दोबारा ये खुद रुका, ये सिनेरियो था, लेकिन वो वीडियो नहीं है जो बजाय बोर्ड बेसन वाली। जी देखिए, इसमें जहां तक सेल्फ डिफेंस की बात है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया है जो मुल्जिम है। अच्छा, उसने अब ये साबित करना है कि वो वाकई इस किस्म का खतरा था जाके उसको जान से मार दिया जाता, तो फिर तो सेल्फ डिफेंस बनता है उस पर। और साथ ही साथ फिर ये भी डिटरमिन करना होता है तफ्तीश में कि एग्रेसर कौन था और किस किस्म थी। ये दो बुनियादी नुक्ते होते हैं जहां इस किस्म की जहां सेल्फ डिफेंस आता है। अब फिर मैं उसी नुक्ते पे वापस आऊंगा, क्योंकि तफ्तीश में तो आप एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिली होती है। तमाम कड़ियां जब आप जोड़ देते हैं तस्बीह की तानों की तरह, तो तब आप बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट अपने केस को प्रूफ करते हैं। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बुनियादी असूल है कि आपने शक के शायबे से भी बालातर होकर आपने इसको साबित करना होता है। तो अब चूंकि पुलिस ने खुद ये बुनियादी चीज उठाई हुई है कि मोटिव जो बता रहे हैं, और उनका काज ऑफ एक्शन था कि वो किसी खातून को अगवा कर रहा था। अब सिलसिला तो वहां से शुरू हो गया। अब जहां जहां पर पुलिस ने उसको इंटरसेप्ट किया है, तो वो तो अपनी जिम्मेदारियों में लाएंगे। और इस शख्स के साथ जो ऑफिसर शहीद हुआ है, कांस्टेबल से 2 थे, 3 थे, 4 थे, वो भी अली शायद है। अब उनकी स्टेटमेंट भी आएंगी उसके ऊपर। फिर इनके मोबाइल सेल फोन्स हैं जो तफ्तीशी अफसरान है या जो ऑपरेटर की, वो भी बता रहा होगा कि वो कहां पर सीडीआर उनको शो कर रहे हैं। इसी तरह ये खुरम जो है, जो मुल्जिम है इसका, उसके कैमरों के अलावा उसके पास मोबाइल भी होगा, वो मोबाइल नंबर उन्होंने ये बताएं सर, आप मराइल से जुड़े रहे हैं साहब, एक बात और बताएं कि इस मुल्जिम को यहाँ पर लाना कितना कठिन काम होगा, आसान है मुश्किल है? ये अब दोबारा मिला लिया जाए। आवाज नहीं आ रही, रास्ता दोबारा में आपसे कनेक्शन करना पड़ेगा सर। आपकी आवाज में जी आवाज सर आपकी बहुत कट कट के आ रही है, माजरत खुआएं अगर दोबारा एस्टैब्लिश हो जाए कनेक्शन। नज़ीर लगारी साहब, शहर में अमन अमान की सूरत है, आपने देखा वीडियो देख के आप कहते हैं आप लरस गए, ये बताएं शहर में मजमूई जो अमन अमान है, इस तरह की वीडियो सामने आना, रोज हम देखते हैं फुटेजेस इधर उधर, अभी यूनिस टेक्सटाइल उधर उसके सामने हमने देखा है डकैती की वारदात का चल रहा है मामला, सीसीटीवी फुटेजेस आते हैं, असला लेके लोग घूम रहे हैं, कोई पुलिस वाले को मार दे, कहीं हम ये सुनते हैं कि स्नैप चेकिंग के दौरान पहले हम सुनते थे फायरिंग हो गई, कई वाक़यात है। ये मजमूई सूरत हाल कैसी है? ये मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। पुलिस की सलाहियत कार के ऊपर बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी महारत का मुजाहरा होता है कि लगता है कि पुलिस जो है बहुत एफिशिएंसी से काम कर रही है जी। बाज़ दफ़ा लगता है कि नहीं भाई, वो कोई एफिशिएंसी नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कि मामला किस तरह डील किया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते मेरे साथ वाक़या हुआ, फ़ोन छीन लिया गया। अच्छा। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो ट्रेस किया है हमने। अच्छा। और ट्रेस करने के बाद हमने पुलिस को कांटेक्ट किया, पुलिस ने कोऑपरेशन किया और हमें वो मिल गया वापस। आपने कैसे ट्रेस किया? आपने पुलिस ही का apparatus नहीं, कुछ भी नहीं किया। आपने ट्रेस कैसे? अच्छा, मैंने ट्रेस किया टेक्नोलॉजी की मदद से। आपने अपने तौर पर टेक्नोलॉजी जी अपने तौर पर टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया। और उससे तो सर खास कोई फोन होगा जो ट्रेस हो सकता है कि हर आम फोन तो टेक्नोलॉजी की मदद नहीं, वो तो जाहिर है आईफोन होगा तो वो होगा, आप ट्रेस कर लेंगे कि कहाँ है इस वक्त, क्या पोजीशन है उसकी, वो बिल्कुल पता चल जाता है और वो मिल भी जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाद मामलात ऐसे होते हैं कि अगर पुलिस ज़रा सी भी मेहनत करे तो पहुंच सकती है, लेकिन वो मेहनत नहीं की जाती है और परवाह ही नहीं की जाती। इसमें मसले पर सोचा तक नहीं जाता है। यानी अगर आप मुल्ज़मान तलाश करके भी उनके हवाले कर दें भाई, और FIR भी कटी हुई हो और बता दें कि जनाब ये मुल्ज़मान हैं, तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी।
फिर और मामलात करेगी, तवील करेगी, चीज़ों को और ज़्यादा मैस करेगी, उसके बाद गिरफ्तारी की तरफ जाएगी, फिर 2 भाग जाएंगे, 1 पकड़ा जाएगा, फिर उसको भी छोड़ देगी। तो ऐसा भी होता है, बाज़ मामलात में इस तरह चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो वाक़या है ना कत्ल का, एक इंसानी जान है, एक इंसानी जान चली गई, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। असल एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक कीमती जान थी एक इंसान की, और इंसान से जान ले ली गई। इसमें कोई किसी शख्स को कोई हक नहीं, किसी की जान, कोई हक नहीं किसी को, किसी भी हालत में कोई शख्स किसी की जान नहीं ले सकता। ऐसा कोई माहौल नहीं था उस फुटेज में जिसमें लगता है कि अगर वो ना मारता तो खुद मारा जाता, ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो कितना बड़ा मामला होगा जिसको सेटल नहीं किया जा पा रहा होगा। यानी क्या वो कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर रहा था, कोई अगर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर वो गिरफ्तार कर लिया जाए, अगर वो कानून की गिरफ्त में आ जाए और उसको ऐसी बड़ी कुव्वतों की पुष्टपनाही हासिल ना हो जिन ताकतों ने उनको निकलवा दिया यहाँ से जी, तो हो सकता है कि बहुत कुछ सामने आ जाए, बहुत कुछ पता चल जाए। सही। और वापस लाने के लिए अख्तर अली साहब आपसे उस वक्त सवाल पूछा था, उस वक्त राब्ता मुनक़ता हो गया। ये बताएं कि क्या किसी को वापस लाना, यानी स्वीडन में वो है और इंटरपोल के जरिए या फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए, क्योंकि यहाँ पर सिंध पुलिस है, इधर वजीर खारजा भी बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो ये हम उम्मीद रख सकते हैं कि सिंध पुलिस शायद फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ अच्छी कोलैबोरेशन हो उनकी, तो क्या ये मुमकिन है कि इसको लाया जा सके? हमें मुमकिनात में है, लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे इस किस्म की कोई ट्रीटीज हैं कि जिसके तहत एनजीओ को या मुलजिमान को एक दूसरे के हवाले करें। इंग्लैंड आप देख रहे हैं कि बहुत से पाकिस्तानी शहरी यहाँ से फरार होकर इंग्लैंड में, यूरोप में वो फिर रहे हैं। बाज हमारे बहुत से सियासी लीडर चले जाते हैं और किफला के साथ वो ठहरे, फिर कहते हैं जी उसके खिलाफ हुए थे मुकदमे थे, जिसके वो जो उसका होस्ट था, तो वहां पर तो बहुत से हैं जिन्हें हमें हवाले नहीं किया जाता। हमारे नैब के बहुत से लोग जो थे थे बाहर गए हैं, वो वहां पर रह रहे हैं और बड़े आराम से। हम नैब के कवानीन ने बहुत कोशिश की लेकिन वो वापस नहीं ला सके, क्योंकि हमारी अक्सर उनके साथ इस किस्म के मायदे नहीं है जहां पर वो अपने शहरी को, खासकर हमारे शहरी वहां पर चले जाते हैं। तो या ये तो मेरे ख्याल में स्वीडन का खुद शहरी है, तो उसको वापस मुझे मुश्किल नजर आता है वो वॉलंटियर कर दे खुद। अच्छा, तो एक तो नज़ीर साहब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होती है, और एक जो इंटरपोल के जरिए जिस तरह ये हुकूमत रास्ता अख्तियार कर रही है, इंटरपोल का हमने सुना है कि कर रही है, आपको लगता है ला सकते हैं? मेरे ख्याल में आप इंटरनेशनल पुलिस जो है वो किसी बड़े अम्ब्रेला के नीचे काम करती है, और अगर किसी मुल्क में बड़ा जुर्म होता है और जो संगीन तरीन जुर्म है तो इंसानी जान लेना है ना। अगर इंसानी जान लेकर एक शख्स और एक ऐसे मुल्क में मुकीम है जहाँ पर जराइम को पसंद नहीं किया जाता है, तो मेरे ख्याल में इंटरपोल को तो वहाँ तक रसाई हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और अगर वहाँ का शहरी भी है तो भी, और हमारा मुआहदा भी है, लेकिन अगर उसके पास डुअल नेशनलिटी है तो उनके रिकॉर्ड में होगा। वो तो हम चला भी रहे दस्तावेज़ात जी, वो मैं कह रहा हूँ कि वो जो है उनके रिकॉर्ड में भी होगा। अगर एक शख्स किसी इलाके में उनकी फ़ोटो भी मौजूद हो कि ये कत्ल करके यहाँ पहुँचा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जाएँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी लॉलेसनेस होगी। स्वीडन जैसे मुल्क में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में हम बहुत कह सकते हैं कि वहाँ पर कानून का बहुत ज़्यादा एहतराम है और किसी भी जुर्म को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वहाँ कोई जुर्म का इस तरह का कोई तस्वर भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो यकीनन कानून की मदद करेंगे, वो किसी जुर्म में मुलविस शख्स की मदद नहीं करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जान गई है, जो पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुआ है, इस हवाले से ये मामला आगे बढ़े और इसको मंतकी अंजाम तक ये पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया नज़ीर लगा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया अख्तर अली साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाह सलमान का बहुत शुक्रिया। हम सिर्फ समराइज़ करने आएंगे इस ब्रेक के बाद, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रेक के बाद आपसे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन मामला सामने रखा है, जिसमें एक मुलजिम जिसने एक पुलिस एहलकार को शहीद किया और उसके बाद इस मुल्क से फरार हो गया। अब इंटरपोल के जरिए इस मुलजिम को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। यह वाक़या हुआ किस तरह, इस वाक़े का पस मंज़र क्या था और ऐसे हक़ाइक़ जो इससे पहले सामने नहीं आए, वो सारे आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने लेकर आए। आपको ये भी बताया कि इसके फरार होने में थे और किस तरह किसने क्या किरदार अदा किया। तो फीडबैक और इस उम्मीद के साथ कि जो शहीद होने वाले हैं उसके लिए दुआ भी कि उसके दर्जात बुलंद हो, उसके अहल खाना को सब्र मिले। आप फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।